बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट जो था लेक्चर, वो आपका लेक्चर नंबर 14 था। अब ये जो लेक्चर है ये आपका लेक्चर नंबर 15 होगा, जो कि आपके इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस ही के ऊपर है। और यहाँ हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले शेप्स ऑफ इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। ये लेक्चर नंबर 15 है। पिछला जो लेक्चर था वो आपका लेक्चर नंबर 14 था। तो इसमें अब हम लोग शेप्स की बात करेंगे, शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की शेप्स कैसी? पहली बात, पहली सरफेस बहुत कॉमन हमने पढ़ी कि अगर आपके पास सेंटर में यहां चार्ज की जैसे आप बात करते हो, तो आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती हैं? इस तरीके से स्फीयर की शक्ल की होती हैं और कोसेंट्रिक होती है। कोसेंट्रिक का मतलब होता है सबका सेंटर सेम हो, सेंटर सबका सेम हो, बेशक एक बड़ी हो एक छोटी हो। ये देखो, ये पहली बात कि आपके पास सेंटर सेम है। तो यहां अगर आप देखो तो हमें पता है कि ई की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, रेडियल। ये देखो, अगर इसमें मैं बनाऊं तो ये आएगी, ये आ जाएगी बाहर की तरफ। ये देखो बेटा, ये देखो, ये ई की डायरेक्शन हो गई। तो आपके पास यहां हम लोग एक पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं, ये पॉइंट चार्ज जिसको आप लोग कहते हो, उसी की बात कर रहा था पहले भी। ये एज्यूम किया, एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, उसके गिर्द। तो आपने देखा ये स्फेरिकल शेप है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड। ये को ई की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड। ई इधर क्या है? ई रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ है ई की डायरेक्शन। वी देखो क्या है, अगर वी को देखो तो ये स्फेरिकल शेप बना रही है। तो वी कैसे होंगे? ये स्फेरिकल शेप के होंगे। और साथ साथ ये भी, अब यहां भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये V1, ये V2, ये V3, ये V4, इसका मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल V1 जो होगा ग्रेटर होगा किससे? V2 से। V2 ग्रेटर होगा V3 से। V3 ग्रेटर होगा V4 से। ये रिलेशन, ये हम पहले ही प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर ये 100 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये आपका 80 वोल्ट का होगा। ये अगर 80 है तो ये आपका 60 या उससे कम होगा, 80 से कम होगा। और ये कितना हो गया? 30 लिख लो। ये तो ये क्या आ गई आपकी सबसे पहली शेप कि जब आप एक पॉइंट चार्ज की बात करोगे, एक पॉइंट की बात करोगे, एक पॉइंट की बात करोगे, तो पॉइंट में क्या होगा कि हमें ई की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड ही रखनी है, लेकिन वी जो बनेगी, पोटेंशियल सरफेस जो बनेगी, वो कैसी बनेगी? वो स्फेरिकल बनेगी। ये हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा और ये इसकी पहली आपके पास शेप बनेगी। दूसरी शेप देखो, लाइन चार्ज पे आ जाओ। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पढ़ी उसकी बात करने जा रहा हूं।
ये शेप से ई पे है। अब मैं ये लेक्चर भी मिटा देता हूँ, ऊपर लिखा हुआ। दूसरी बात कर रहा हूं, अगर आपके पास एक लाइन में है ऐसे, इस लाइन में यहां चार्जेस पड़े हैं, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो ये देखो इस लाइन में पड़े हुए हैं, फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि देखो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये 3 डायमेंशन समझो इसको, यहाँ तो प्लेन में है, इसको 3 डायमेंशन समझो, इसको ऐसे समझो जैसे ये है, ये नजर आ रहा होगा आपको, ये देखो ऐसे। तो अब ये देखो ये लाइन है, तो यहाँ चार्ज पड़ा हुआ है इधर इसके ऊपर, तो जब इसके ऊपर है लाजिम बात है एक डिस्टेंस इधर भी होगा, एक 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 नीचे भी होगा। तो क्या होगा, इस तरीके से ये हर तरफ से क्या होगा, ऐसे ऐसे होंगे, स्फीयर ही की शक्ल के, लेकिन होंगे क्या, इसके इस तरीके से इर्द गिर्द होंगे। यानी बाद में उनको जब हम लोग मिलाएंगे तो वो क्या बनेंगे, वो एक सिलेंडर की शक्ल आपको दे देंगे। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ आप ये कह सकते हो इस तरीके से, ऐसे ये सेंटर में आएगा, इस तरीके से इधर ऐसे 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 जा रहा हो। सिमिलरली इसके दरमियान में ऐसे और भी, तो यहाँ अगर बनाओगे तो इसी तरीके से यहाँ भी आपके पास ये इस तरीके से ऐसे ज्वाइन कर रहा होगा हर तरफ से। तो एंड पे अगर मैं मिलाऊं तो इनको ऐसे मिलाऊंगा तो ये आपके पास क्या बनेगा, एक सिलेंडर बन जाएगा आपके पास टोटल मिला के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ ई आपको पता है हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगी, पता है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं कि जो ई है, ई इज रेडियली आउटवर्ड। और ये किस तरीके से इसको समझो, ये आपने ब्रश देखा है, टूथ ब्रश देखो, या वो जो आप लोग अपने शू का जो ब्रश है तो उसके दंदे देखे होंगे आपने, देखा बाहर की तरफ ऐसे निकले हुए हैं ब्रश जो होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ जो ई होगा वो आपके पास क्या होगा, वो इस तरीके से ऊपर की तरफ आएगा। तो इसको आमतौर पे बॉटल ब्रश का नाम देते हैं। ई इज रेडियली आउटवर्ड, ई इज रेडियली आउटवर्ड लाइक बॉटल ब्रश। और वी कैसा बनेगा, सारी सरफेसेस को ज्वाइन किया है तो सिलेंड्रिकल बन गया ना, वी इज सिलेंड्रिकल सरफेस। और जिनका एक्सेस जो होगा वो सबका क्या होगा, वो कॉमन होगा। वी इज सिलेंड्रिकल सरफेस विद कॉमन एक्सेस, एक्सेस इनका क्या होगा, सेम होगा। तो ये आपके पास दूसरी शेप बन गई। इसी तरीके से अगर मैं यहां करूं, तीसरी शेप की बात करता हूं। देखो अगर मैं ये कहूं कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही तरफ, एक ही लेंथ एज्यूम करते हैं उसको, और दरमियान में जो फासला होता है उनके दरमियान एक लाइन और दूसरी लाइन का वो इक्वल होता है, वो चेंज नहीं होता। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यानी ये देखो अगर एक ये है तो सेम इक्वल डिस्टेंस पे दूसरी, सेम इक्वल डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड पे, सेम इक्वल डिस्टेंस पे, इसको कहते हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये ई की वैल्यू क्या होगी, ई आपकी यूनिफॉर्म होगी। अब देखो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हमेशा वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया कि मैं इधर एक अगर ऐसे, ये है ना ऐसे जा रही है, ये देखो ऐसे, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर यही है ना, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ना। तो मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर यहाँ एक परपेंडिकुलर प्लॉट करता हूं, ये देखो
ये परपेंडिकुलर। सिमिलरली यहां दूसरा परपेंडिकुलर। अगर मैं सरफेस पूरी बनाना चाहूं तो आपने जैसे ताश के पत्ते देखे होंगे आपने, प्लेन ऐसे, तो ये देखो उस तरीके से, ये देखो ये हो गया जैसे, और इसको मैं अगर ऐसे बनाऊं, ये देखो ये प्लेन सरफेस। सिमिलरली ये हो गया आपके पास, ये देखो, तो ये प्लेन सरफेस है आपके पास। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है V1 V2 सिमिलरली। लेकिन हमें पता है कि V1 इसकी एक अपनी वैल्यू होगी, इसकी एक अपनी वैल्यू होगी। अवे जा रही हो ना उस तरीके से, वो आपको पता है कि इसके अंदर आपके पास बेशक इसमें ये भी होता है कि पोटेंशियल यहाँ आपके पास ये जो पोटेंशियल कह रहा है, क्योंकि ये प्लेन की शक्ल के हैं तो V इज प्लेनर होंगे, ये प्लेनर होंगे, प्लेन की शक्ल के होंगे, ताश के पत्ते जिनको आप लोग कहते हो। और ये इक्वी पोटेंशियल हैं, सारे इक्वी पोटेंशियल हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा कि V1 ग्रेटर V2, वो तो है ही है, वो तो जितना आप दूर जाओगे तो अलग बात, लेकिन यहाँ हर एक के ऊपर पोटेंशियल जो है वो सेम है, बस ये कहने का मतलब। यानी अगर V2 है तो V2 सारा एक जैसा है, V1 है तो सारा एक जैसा है, ये मेरे कहने का मतलब है यहाँ। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर क्या होगा, या अगर फिर भी नहीं समझ में आती, ऐसे समझ लो, अगर पॉजिटिव चार्ज है आपके पास और एक नेगेटिव चार्ज है तो फिर आपके पास इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस जो आप लोग प्लॉट करोगे वो किस तरीके से होंगी और उनके ऊपर ई की क्या डायरेक्शन होगी, इसकी बात करता हूं मैं। अब इसको मिटा देता हूं। और बाद बुक्स में ये क्यू इज जो पॉजिटिव हो तो ग्रेटर देन 0 लिखा जाता है, और कहीं लिखा जाएगा क्यू इज लेस देन 0, तो क्यू इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ही पॉजिटिव चार्ज है। क्यू इज नेगेटिव लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज है। मतलब कहने का ये है कि अगली जो प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी है, ये पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज में आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अभी हमने बात की, ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ जाएंगे। अगर मैं इक्वी पोटेंशियल बनाऊं इसके ऊपर तो ये देखो, इधर इधर ये, अब आप देखो ये क्या कर रही हैं, ये यहां से लाइनें ऐसे बिखर रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं, ऐसे जैसे कि यहाँ ये एक है, उसके बाद ये फैल रही हैं, जिसको आप लोग कहते हो, तो इसको हम लोग कहते हैं ये डाइवर्जिंग केस है, डाइवर्ज हो रही है। यानी जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा यानी Q इज ग्रेटर और 0, और इसको प्लस Q भी कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, वहां ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस डाइवर्ज हो रही होंगी आपके पास। बिल्कुल इसी तरीके से आपके अगर नेगेटिव चार्ज हो, यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड होती है, अट्रैक्शन होती है वहां। तो यहाँ इधर क्या होगी, ये देखो ये अंदर की तरफ यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, इधर आ रही है, इधर आ रही है, ये देखो। और यहाँ क्या होगी, इधर, तो आपके पास सरफेस तो वही है ये, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, उसके पास मिल रही है आके, डायरेक्शन देखो। तो ये कौन सा केस हो गया, ये आपकी ई की डायरेक्शन, ये कन्वर्ज हो रही है जैसे लेंस के अंदर होती है, एक जगह इकट्ठी हो रही है, एक बाहर जा रही है। तो ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का कंसेप्ट है। तो यहाँ आप लोग कह सकते हो कि वो लेस देन 0 और ये माइनस Q भी कह सकते हो। अब ये तो थे कि जब आपके पास सिंगल चार्ज की बात आप लोग कर रहे हो,
इसी तरीके से अगर दो चार्जेस आपके पास आ जाएं, चाहे वो सेम अमाउंट के आए यानी सेम चार्ज हो, सेम चार्ज से मुराद दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो, या पुत्र एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो जाएं, तो फिर क्या कंसेप्ट होगा, अब इसको समझना आपने। मिसाल के तौर पे चलो मैं पहले केस लेता हूं, एक आपके पास पॉजिटिव है और एक आपके पास नेगेटिव है चार्ज। ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, दो चार्जेस। सबसे पहले तो मैं इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता हूं। अभी मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं बना रहा। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव के अंदर टर्मिनेट होती है। पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव में आ गई, पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव में आ गई, पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव में आ गई, पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव में आ गई। ये देखो, पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव में आ गई, और दरमियान में आपको पता है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां, ये डायरेक्शन। और अगर बाहर की बात करूं तो पॉजिटिव आउटवर्ड, 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 नेगेटिव, ये देखो। तो पॉजिटिव से बाहर जा रहे हैं, पॉजिटिव से बाहर जा रहे हैं, नेगेटिव के अंदर इन हो रही है। ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब कंबाइन करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इक्वी पोटेंशियल हमने बनानी है कि इक्वी पोटेंशियल कैसे बनाएंगे। अब इसमें क्या होता है, गौर से इसको समझना। देखो पुत्र, बाहर का रीजन देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिखर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं पोटेंशियल बनाऊंगा इक्वी पोटेंशियल, तो वो भी कैसा बनाऊंगा, और यहाँ क्या हो रही है, यहाँ स्ट्रॉन्गर है, तो स्ट्रॉन्गर मीन अब मैं इक्वी पोटेंशियल बना रहा हूँ। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस मैंने बना रहा, एक फील्ड, सिमिलरली दूसरी फील्ड, तीसरी फील्ड, नेगेटिव की भी इसी तरीके से। आपने गौर किया होगा कि देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, खींच रहे हैं, तो इनके करीब ये जो यहां डिस्टेंस जो होगा ये बहुत कम होगा इन पोटेंशियल सरफेसेस के दरमियान, इन पॉइंट्स पे। क्यों? क्योंकि एक तो चार्ज के करीब भी है और दूसरी क्या है कि यहाँ स्ट्रॉन्गर फील्ड है, तो यहाँ ये बिल्कुल क्लोजर हो रही है। जैसे आप चार्ज से अवे जा रहे हो तो देखो, एक उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ओबे की कि v जितना आप लोग दूर जाते हो तो आपका v कम होना शुरू हो जाता है, तो उनके दरम्यान में गैप आना शुरू हो जाता है। तो ये देखो गैप आना शुरू हो गया, ये गैप भी आ गया, और क्योंकि यहाँ आपके पास पोटेंशियल और वीक है इसलिए यहाँ क्या होगी, ये दूर दूर भी होगी आपस में। तो इस तरीके से ये आपके पास उस वक्त होंगी जब आपके पास दोनों चार्ज एक जैसे नहीं होंगे, यानी पॉजिटिव चार्जेस की बात करोगे दोनों, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज की बात करोगे, यानी अनलाइक चार्जेस जिसको आप अपने कंसेप्ट में समझते हो, ये वो है। अब अगर मैं कह दूं कि लाइक चार्जेस हैं जी, ये एक जैसे चार्जेस हैं, फिर क्या होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अब देखो यहां क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ,
बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ, 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 बाहर की तरफ। ये देखो दरमियान में आपको पता है कि यहाँ ये जो फील्ड लाइंस होती हैं ये आपके पास ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन ये करीब नहीं आती, रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये रीजन क्रिएट होता है। अब इनकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे प्लॉट करूंगा उसको देख लो। अब देखो क्योंकि दरमियान में रिपल्सिव फोर्स है, अब यहां देखो गैप आएगा आपके पास, यहां गैप आएगा। ये अगर पहली सरफेस है, अगली सरफेस देखो, ये देखो, उससे अगली सरफेस देखो, सिमिलरली यहां पहली सरफेस, दूसरी सरफेस, तीसरी सरफेस, ऐसे कर यहां, और ये सरफेसेस ये जो बाहर की है ये आपको ऐसे फिर एक मिलेगी, ये ऐसी सरफेस पर ये कहलाती है कहाँ, जब आप लोग बात करते हो और यहाँ ये जो है ये है, ये जो आप कहते हो ये क्लोज होना, इधर से ये क्लोज है, बता ये इधर से दूर है, यहाँ से ये क्लोज है। मैं इनको और क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों को ये ना हो कि सर ने एक जैसी बना दी। ये देखो यहाँ से ये और क्लोज है, यहाँ से ये और क्लोज आ जाएंगे, इधर से और दूर हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं यहां बनाऊं, इधर ये है नई सरफेस, इसको मैं ऐसे बना दूं, इसको मैं और ज्यादा बना दूं, ऐसे ऐसे, ये देखो ये बाहर से क्लोज होंगी और सेंटर में ये क्या होंगी, वीक होंगी ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स की वजह से, तो बिल्कुल उसके उलट बनेगी। तो ये आपके पास शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती हैं बेटा। तो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव इन सब की शेप्स बना दी। इसके बाद जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किस तरीके से है, अब अभी इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं लिख रहा, लेकिन समझाने के लिए कुछ इक्वेशंस जो हमें चाहिए उनका जरूर सहारा लूंगा कि वो हमें कौन सी चाहिए। अब मैं उस पर आता हूं कि आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, उसकी बात पहले कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे समझो, किस तरीके से समझोगे इसको, बड़े ध्यान से सुनना। देखो बेटा, आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में ये पढ़ा है कि एक स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग साहब जो है वो अगर इस तरीके से ऐसे पड़ा हुआ है तो आपको कहा जाता है इसको कंप्रेस करो। आप जिम के अंदर जाते हो, उस जिम के अंदर आपने देखा होगा
कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जहां आपको खुद प्रेस करनी वो चीज पड़ती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग को क्या किया, आपको कहा जाता है इसको कंप्रेस करो, तो आप क्या करते हो, फोर्स लगाते हो, ये स्प्रिंग बिल्कुल ऐसे करीब आ जाता है। लेकिन आप जैसे ही उस फोर्स को जो आपने एक्सटर्नल लगाई होती है, यानी दूसरे लफ्जों में जब आप फोर्स लगाते हो तो लाजमी बात है स्प्रिंग क्या होता है, अपनी मीन पोजीशन से आगे की तरफ जाता है, कुछ डिस्टेंस कवर करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि उसने वर्क किया, आपने वर्क किया, दूसरे लफ्जों में वर्क होगा उसके ऊपर। और क्या कहते हो, जैसे ही आप उसको रिमूव करते हो फोर्स को, दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे आता है। तो आप लोगों से ये पूछा जाता है कि ये बताओ कि उस स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है, तो आप एकदम कहते हो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसकी कहलाती है। इसी तरीके से एक गाड़ी चल रही है तो आपको कहा जाता है कौन सी एनर्जी है इसके अंदर, तो आप लोग कहते हो ये काइनेटिक एनर्जी है उसकी। आप लोग हो घर में, मिसाल के तौर पे आप अपने घर में हो और उसके 2 फ्लोर हैं, आप जिस ऊपर वाले फ्लोर में हो वहां जो मोटर है वो खराब हो जाती है, आपने पानी लाना है ऊपर, तो क्या करते हो, आप ऊपर से नीचे आते हो, बाल्टी भरते हो, उस बाल्टी को उस डिब्बे को उठा के ऊपर लेके जाते हो, सीढ़ियां चढ़ते हो, तो आप क्या कहते हो, आपने क्या किया, आप कहते हो बड़ा वर्क कर लिया हमने, बड़ा काम किया हमने इसमें। आपको अगर फिर भी नहीं समझ आई, कोई पेन पड़ा हुआ है नीचे जमीन पे गिर गया है, उसको ऊपर उठाना है, खुद तो नहीं आएगा, आप क्या करोगे, झुकोगे, उस पेन को उठा के ऊपर की तरफ लेके जाओगे, तो कहोगे कि हमने वर्क किया। यहां भी आपसे पूछा जाए कि एक मार्कर है जैसे ये यहां पड़ा हुआ है, तो इस वक्त इसकी कौन सी एनर्जी है इसके पास, आप एकदम कहोगे ये कौन सी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जब हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं और उसके अंदर चार्ज की बात करते हैं, तो फिर वहां भी हमें क्या करना पड़ता है, हमें वर्क करना पड़ता है उसके ऊपर। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो वर्क हम बाहर से करें, क्योंकि आपको पता है हमने पहले पढ़ा कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फील्ड उसको हमेशा अपनी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करवाएगी, आगे की तरफ लेके जाएगी। तो आपने अगर इसको पीछे की तरफ लेके जाना है तो लाजिम बात है आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो फिर आप इसको या तो रोक पाओगे या इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाओगे। तो यही कंसेप्ट, ये जो आप बाहर से वर्क कर रहे हो, ये वर्क डन असल में स्टोर हो जाता है उस बॉडी के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और क्योंकि ये चार्ज की बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। अगर फिर मैंने अभी डेफिनेशन नहीं लिखी इसको, मैं अभी सिर्फ आपको एक कंसेप्ट देना चाह रहा हूं कि किस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, अगर आप सिंपल कंसेप्ट से आगे की तरफ बढ़ते हो, मैं अगर ये कहूं कि आपके पास एक पार्टिकल है जिसको आप मूव करवा रहे हो, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, आप लोगों के पास ये पार्टिकल पड़ा हुआ है, आप इस पार्टिकल को क्या करते हो, इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी के ऊपर लेके जाना चाह रहे हो। तो अब क्या होगा, तो आपको यहां से इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो डब्ल्यू ए से आपको बी के पॉइंट के ऊपर जो लेके आने में उस पार्टिकल पे
करना पड़ा, तो लाजमी बात है किसी न किसी पाथ को फॉलो करके आ रहे होगे आप लोग, आप किसी न किसी पाथ को फॉलो करके आ रहे होगे ना। या तो आप इसको ऐसे सीधा लेके आओगे, या आप इसको ऐसे टेढ़ा लेके आओगे, या इसको आप यहाँ लेके गए, इधर से लेके गए, फिर इधर लेके आओगे। समझ आ रही है बात? तो कोई ना कोई आपको क्या करना पड़ेगा, पाथ फॉलो करना पड़ेगा। तो बड़ी क्लासेस में इसको लिखने के लिए इसी वर्ड को हम लोग ऐसे लिखेंगे, W A से B तक आए, पाथ फॉलो किया, यानी लाइन इंटीग्रल होता है पाथ के लिए पुत्र। तो A से B पे आए, फोर्स लगाई, उसने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया, तो आप इसको इन द टर्म ऑफ F डॉट DL भी कहते हो पुत्र। तो जब आप लोग एक फोर्स लगाते हो एक पार्टिकल के ऊपर, उसको मूव करवाते हो पॉइंट ए से बी के ऊपर, तो जो वर्क करना पड़ेगा वो आपको इतना करना पड़ेगा। और इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, W A से B, आप A to B आए, F DL cos ऑफ थीटा आए, तो ये क्या हो गया, ये कहलाता है वर्क डन। किसने किया, बाय फोर्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये वही कंसेप्ट है, उन्हीं को मैं सिर्फ यहाँ लिख वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे भी आता हूँ, तो ये लिखोगे आप। तो यहाँ DL बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा एंगल है जो आपका F और DL बना रहा है, और ये अलोंग दी पाथ है। इसीलिए अगर आप यहां से यहां आओगे, थीटा 0 लिख के भी FDL कर सकते हो। अब यही एक बात याद रखना कि अगर ये उस वक्त बातें हैं जब हम पाथ डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि ये जो फोर्स है मेरी F, ये मेरी कंजर्वेटिव हो जाए, अगर मैं ये कह दूं कि फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव का आपने मैकेनिक्स में पढ़ा कि कंजर्वेटिव वो चीज होती है कि जिसके अंदर पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है, फिर आपको इस लाइन इंटीग्रल की जरूरत नहीं होती पुत्र। तो मैं अगर ये कह दूं कि व्हेन एफ इज कंजर्वेटिव, तो फिर ये जो वर्क डन आपको होगा, तो ये याद रखिएगा पुत्र, ये हमेशा आप लोग इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू ही इसको लिखोगे। जब मैं ये कहूं कि फोर्स आपकी कंजर्वेटिव है, तो फिर ये जो वर्क डन होगा ये आप फिर इन द टर्म्स ऑफ यू लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिखोगे, जो कि आप लोग अपने पार्टिकल को पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी की तरफ आ रहे हो, कि पॉइंट ए के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू ए हो जाए, और पॉइंट बी के ऊपर उसकी एनर्जी अगर बी यू बी हो जाए, तो फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप लिखोगे। तो यहां मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप लोग ये उस वक्त पहले लाइन इंटीग्रल लिखा, पार्ट डिपेंडेंट लिखा, जब आपके पास फोर्स कंजर्वेटिव नहीं थी। अब मैंने क्या कहा, अब मैंने ये कह दिया कि व्हेन फोर्स इज कंजर्वेटिव, व्हेन फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो फिर उत्तर याद रखना, उस वक्त यही जो आपका वर्क डन है, ये जो A to B है, ये क्या होगा, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, इसको लिखेंगे, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी पुत्र। तो अगर मैं ये कह दूं कि आपके पास A पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी UA है, B पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी UB है, ठीक है, तो ये जो चेंज आई है डेल्टा यू जिसको आप लोग कहते हो, ये कितनी आएगी, जिसको आप यू बी माइनस यू ए कहते हो। तो और ये जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू ए से बी इज इक्वल टू यू ए माइनस यू बी इज इक्वल टू, ये देखो ए से बी, तो ये माइनस साइन के साथ यू बी माइनस यू ए बनेगा, माइनस डेल्टा यू बन जाएगा ये आपके पास, ये देखो पुत्र, यानी डब्ल्यू ए बी आपका माइनस डेल्टा यू बनेगा। ये क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम एक्सटर्नल की बात करते हैं, डब्ल्यू एक्सटर्नल, तो वो माइनस साइन के साथ होता है,
ठीक हो गया। बेशक अब वो किस में चेंज हो गया, वो पोटेंशियल एनर्जी के साथ आ गया। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर मेरा जो वर्क डन है ये अगर पॉजिटिव है, अगर यही इसी इक्वेशन को अपने जहन में रखो, तो मैं अगर ये कहूं कि WAB अगर मैं कहूं पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा कि UA की जो वैल्यू है, यहां भी देख लो कि ये जो UA है फिर ये बड़ी हो जाएगी UB से ना, तभी तो ये पॉजिटिव साइन होगा। तो फिर आपका UA जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा UB से। तो फिर आपके पास देन डेल्टा U, अब देखो इसमें आ जाओ, इस इक्वेशन को अगर अपने जहन में रखो, अब यहां आ जाओ, UA वर्क डन A टू B, UA माइनस UB। अगर आपके पास मैं कहता हूं UA वो अगर आपका ग्रेटर है आपकी किस से, UB से, तो याद रखना पुत्र, देन डेल्टा U इज नेगेटिव। डेल्टा U फिर क्या आएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा U इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आप यहां से देख सकते हो नेगेटिव नेगेटिव क्या होंगे, ये पॉजिटिव उसी वक्त होंगे जब इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, वो ग्रेटर हो जाएगी। अगर आप इसको बड़ा लिख देते हो, यानी माइनस, मैं ऐसे लिख दूं कि UB अगर 6 है तो मैं इसको -8 कर दूं, ठीक हो गया। ये देखो 6 - 8 लिखूं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -2। वो अलग बात, ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, वो प्लस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो आपका साइन रहेगा वो क्या रहेगा, क्योंकि इसको माइनस ही लिखूंगा, तो आपके पास जब आपका UA जो है पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब आप ये कहोगे आपका UA जो है वो UB से बड़ा हो जाए, तो आपके पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो तो नेगेटिव आएगी, लेकिन आपका वर्क क्या हो जाएगा, वो आपका पॉजिटिव कहलाएगा पुत्र। ये याद रख लेना, ये अपने जहन में रख लेना कि आपकी डेल्टा U नेगेटिव होगी, लेकिन आपका WAB जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज कर जाएगी। किस तरीके से, क्या मैं कह रहा हूं, आप या मैथमेटिक्स से भी शायद कंफ्यूज हो रहे हो, इसकी ऐसे एग्जांपल समझ लो कि जैसे आपके पास एक पेन है, आपके पास एक बॉल है, आप लोग क्या करते हो, शुरू में वो बॉल यहाँ पड़ी होती है, पेन इधर पड़ा है, तो इसको क्या कहते हो, ये हायर पोटेंशियल पे होगा। इसको नीचे फेंकते हो, ये किस पे होगा, ये आपके पास लोअर पॉइंट है, लोअर पॉइंट, चलो इसको हायर पॉइंट कह दो। तो ये यहाँ पड़ा हुआ है, इससे नीचे आप लोग इसको गिराते हो अगर, तो देखो यहाँ आप अगर देखो तो इस पॉइंट पे आपके पास सारी एनर्जी किस फॉर्म में है, आपके पास सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, PE कहते हो, सारी आपके पास इस फॉर्म में है। और जैसे ये नीचे आती है, तो किसकी वजह से ये नीचे आती है, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आ रही होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये नीचे आएगी तो आपकी जो ग्रेविटी की जो फोर्स होगी ये क्या करेगी, ये इसको नीचे की तरफ खींचेगी ना, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करेगी, वो पॉजिटिव वर्क करेगी, और आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल यही चीज मैंने वहां कही, यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ कहूं तो इधर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये दो चीजें होंगी जो ग्रेविटी फोर्स ये एक्ट कर रही होंगी। तो इस पॉइंट पे ये ग्रेटर है, ये वीकर है। जैसे नीचे गिराओगे तो अब ये इंक्रीज हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव वर्क हो जाएगा, ये पॉजिटिव वर्क होगा जब ये ऊपर से नीचे आएगी। यानी कौन सी फोर्स करेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डज पॉजिटिव वर्क करेगी, आई बात समझ में, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से आप किसी बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ अगर फेंकते हो, यानी टॉस करते हो, जब आप लोग
ये कह दो। तो जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो ऊपर की तरफ जाने के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो क्या होगी, वो नेगेटिव वर्क पे आ जाएगी। अब बात समझ में आई? उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो यहां से मैं कह सकते हैं कि हम पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क की कैसे बात करते हैं। अजान हो रही है, मैं ऐसे करता हूं, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन भी लिख देता हूं, उसके बाद इसको इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल साथ ही समझाता हूं। पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूं पुत्र। अजान हुई थी इसलिए ये पहली डेफिनेशन है। आपको पता है कि द टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो होता है, इसको मतलब कि जो पोजेस करता है, अगर आप लोग यानी वो एक्वायर करता है, उसके अंदर आ जाती है, कि अगर आप लोग उसको मूव करते हो या वो अगर लोकेटेड होता है किसी भी एक पॉइंट पे इन द आउटर सरफेस, यानी इन द आउटर स्पेस, यानी ये जो स्पेस जैसे है, इसमें जहां भी वो यहाँ अगर है तो ये उसके पास सारी किस फॉर्म में है कि वो उसके पास एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होता है। तो मैं इसको और भी ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ और भी इसकी दूसरी भी डेफिनेशन करता हूँ। तो इसको आप लोग ये भी कहते हो द एनर्जी नीडेड भी कह सकते हो मूव करने के लिए एक चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जब आप उसको मूव करते हो तो जो एनर्जी आपको चाहिए होती है उसको भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पता है, आई बात समझ में? तो आप कई आपकी अपनी मर्जी, जो आपको डेफिनेशन आसान लगे। द टोटल वर्क डन बाय एन, ये भी कहते हो द टोटल वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, जो हम खुद हैं, बाय एन external agent is bringing the charge or the system of charges or the system of charges from infinity to the present configuration लोकेशन जिसको आप लोग कहते हो, विदाउट undergoing
एनी एक्सेलरेशन, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम जिसको आप लोग पढ़ते रहे हो, ये वही चीज है। आपने इससे पहले ये भी पढ़ा, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन required to move a test charge या unit positive charge from infinity to a point in an electric field while keeping the charge in electrostatic equilibrium। ये जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है, यानी आप लोग क्या कर रहे हो कि आपके पास यहाँ ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है किसी भी चार्ज की, जो भी है। अब आप लोग क्या कर रहे हो, यहां से एक और चार्ज उठा रहे हो, उसको क्या करते हो, इन्फिनिटी से यहां अंदर लेके आते हो। वहां आप क्या कर रहे हो कि इसको इन्फिनिटी से क्या करते हो, अंदर लेके आते हो आप लोग। जब आप लोग इसको एक इन्फिनिटी से आप इसको अंदर लेके आते हो तो फिर क्या होता है कि इन्फिनिटी से, क्योंकि आप लोग यहां से इन्फिनिटी से यहां आ रहे हो, तो अब आप लाजिमी बात है खुद तो वो आएगा नहीं, तो इस चार्ज को यहां लेके आने के लिए जो आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ रही है, वो इसके अंदर क्या होती है, वो स्टोर्ड हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे। द एनर्जी दैट इज नीडेड टू मूव अ चार्ज अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी कह सकते हो। द एनर्जी दैट इज नीडेड, मैंने अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन नहीं किया, मैं सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहा हूं। द एनर्जी दैट इज needed to move a charge against an electric field, ये भी आपके पास कहलाती है। और इसको कैसे लिखोगे, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटू ई डॉट dl, ये आ गया आपके पास। या dl को बाद बुक्स ds भी कहती है पुत्र, dl को बाद बुक्स ds भी कहती होती है पुत्र। और इसको ये भी लिख सकते हो, और अब मैं इसको मिटा देता हूं, और ये भी कह सकते हो और डेल्टा U इज इक्वल टू, क्योंकि E और Q फोर्स से आते हैं तो आप इसको F डॉट ds ये भी लिख सकते हो। ये देखो, और ये कौन सा पॉइंट है, ए बी, ए, ये भी लिख सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी होता है। ठीक हो गया, F की वैल्यू मैंने लिख दी इन टर्म्स ऑफ E और Q नॉट में, तो ये कहलाती है आपकी क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कि आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, वो बुतर अब आपको उम्मीद है कि अब जाके ये कंसेप्ट आपके जहन में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और इसको किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। ये कहलाती है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। तो ये सारे कंसेप्ट समझा के ये इक्वेशनें अपने जहन में रखना, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर इसमें फिर भी किसी बेटे बेटी को कोई मसला हो तो पूछ लेना पुत्र।